मेरा क्वेश्चन बस ये है कि एक बैडमिंटन प्लेयर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाली जगह क्या कर रही है। अब इसके बाद फाइनेंशियल्स पे आए, क्योंकि फाइनेंशियल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ से ये लॉसेस कमा रहे हैं, ये कहाँ लॉसेस कमा रहे हैं हमें ये देखना पड़ेगा, और रेवेन्यू भी कहाँ कहाँ से आ रहा है ये भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें इनका रेवेन्यू कितना है, इस बार हम 2021 का डेटा यूज़ नहीं करेंगे, हम 2020 का ही डेटा यूज़ करेंगे, क्योंकि 2021 बड़ा इनकन्सिस्टेंट सा ईयर हो गया कोविड की वजह से। तो 2020 में देखें तो 26,000 मिलियन रुपीज़ इन्होंने रेवेन्यू जनरेट करा ऑपरेशन से। और इस रेवेन्यू का अगर हम सेगमेंटेशन देखें तो पता चलता है कि फूड डिलीवरी 88% कंज्यूम करती है, फूड डिलीवरी और उसकी सर्विसेज, और हाइपर प्योर सिर्फ 4% है, और एडवर्टीजमेंट्स जो वो चलाते हैं अपने ऐप के ऊपर वो 8% है पूरे रेवेन्यू का। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल जाती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, हाइपर प्योर इनका काफ़ी अच्छा बिजनेस लगता है मुझे। एक B2B बिजनेस है, इसमें डिस्काउंट्स की इतनी चिंता नहीं है जितना, क्योंकि जब हम कंज्यूमर्स फूड डिलीवरी यूज़ करते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स डिमांड करते हैं, और वो चीज़ उसमें है नहीं, जिससे एक्सपेंसेस बच जाते हैं। तो हाइपर प्योर एक अच्छा बिजनेस है, बट वो सिर्फ 4% ऑक्यूपाई करता है रेवेन्यू का। उससे क्या डिसबेनिफिट हो जाता है, अगर हाइपर प्योर 20, 30, 40% से भी ग्रो कर रहा है तो उसका इफेक्ट पूरे रेवेन्यू पे, पूरे जोमेटो पे बहुत कम पड़ेगा। वो एक वहाँ पर एक डिसबेनिफिट आ जाता है। तो मैं ये वेट कर रहा हूँ यहाँ पर, अब मैं ये ट्रैक करूँगा कि हाइपर प्योर अपना बिजनेस सेगमेंट, अपना ये रेवेन्यू सेगमेंट थोड़ा सा बढ़ा दे, 4% से कहीं 20% पे ले आए, तो एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट दिखाने लग जाएगा वो पूरी कंपनी के रेवेन्यू पे। इस चीज़ के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, अगर ये हो सके तो ये बहुत स्ट्रांग पॉइंट बन सकता है इस कंपनी के लिए। फिर उसके बाद इस कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करें, क्योंकि ये कंपनी तो लॉसेस में चल रही है, तो ये एक्सपेंसेस जा कहाँ रहे हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम इसका एक्सपेंस देखें, एक दे रखा है परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये इंटरेस्टिंग है, मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ। फिर उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो 29% है पूरे इनकम का। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस इतना ज़्यादा क्यों है, ये होता है आईटी कंपनीज में इन जनरली, क्योंकि इनको प्लांट्स वगैरह वो सब नहीं लगाने होते, उसकी वजह से इनके एम्प्लॉय वाले खर्चे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आईटी वाला काम रहता है, ज़्यादा लोगों को हायर करते हैं उस आईटी वाले काम के लिए, तो इनके वहाँ पर एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। और साथ ही साथ एक और एक्सपेंस है अदर एक्सपेंसेस, और ये वाला एक्सपेंस 145% लेता है पूरे टोटल इनकम का, यानी जितना ये टोटल इनकम कमाते हैं उससे ज़्यादा अदर एक्सपेंसेस में ही खर्च हो जाता है, यानी अदर एक्सपेंसेस की वजह से ही लॉस आ जाता है इस कंपनी में। बाकी एक्सपेंसेस को छोड़ दो, बस अदर एक्सपेंसेस की वजह से लॉस आ जाएगा। तो हम अदर एक्सपेंसेस को भी देखते हैं कि ये क्या ऑक्यूपाई करते हैं, बट उससे पहले ये समझते हैं कि परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड क्या है। तो सबसे पहले हम परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड का मतलब समझते हैं। अब कभी भी कोई कंपनी कोई सामान बेचती है, तो या तो वो खुद मैन्युफैक्चर करती है, या उसके पास एक दूसरा ऑप्शन होता है, वो किसी और को काम पे लगा देती है, वो उससे सीधा प्रोडक्ट खरीद लेती है, उसको बोलती है कि मेरा प्रोडक्ट बनाओ, मैं खरीद लेती हूँ, और फिर उसके बाद हम बेच देंगे उसको मार्केट के अंदर। तो वो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हो जाता है, किसी और से खरीदना। बट जोमेटो के बिजनेस में परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कहाँ आता है, क्योंकि वो फूड डिलीवरी है, वो सीधा रेस्टोरेंट वाले इनको दे रहे हैं, बीच में वो कमीशन खा रहे हैं। तो परचेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड अगर हम देखें वो आता है इनके हाइपर प्योर के बिजनेस में, यानी हाइपर प्योर का जो पूरा बिजनेस है उसमें मेनली इनकी कॉस्ट रहती है परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। अगर हम एनालाइज करें तो हाइपर प्योर का इनकम 4% है पूरे रेवेन्यू का, और परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड इनका मेजर एक्सपेंस है पूरे हाइपर प्योर बिजनेस का। थोड़े बहुत और होंगे डिलीवरी चार्जेस वगैरह वगैरह हल्के से, बट मेजर एक्सपेंस इनका ये है। तो यहाँ से हमें हाइपर प्योर की एक प्रॉफिटेबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी है। अभी ये ब्रेक इवन तो नहीं हुए हैं, अगर सिर्फ परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड और रेवेन्यू को देखें तो ये एक पॉइंट रहेगा वापस ट्रैक करने के लिए। परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड कम बढ़े बट हाइपर प्योर का रेवेन्यू कंसिडरेबली बढ़ता रहे, तो इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी वो जनरेट कर रहे हैं हाइपर प्योर वाले बिजनेस के अंदर। ये एक पॉइंट ट्रैक करने लगेगा, इसलिए मैंने आपके साथ ये डिस्कस करा, इवन तो वो 4% है सारे एक्सपेंसेस का। और साथ ही साथ अदर एक्सपेंसेस जो हमने देखा, अदर एक्सपेंसेस
में अगर हम डिवाइड करें मेनली दो एक्सपेंसेस हैं, एक एडवर्टीजमेंट्स, दूसरा आउटसोर्सिंग कॉस्ट। अब एडवर्टीजमेंट्स तो हमें पता ही है, हम देखते हैं यूट्यूब पे ही इतने सारे एड्स आते हैं, टीवी में एड्स आते हैं जोमेटो के, कहीं ना कहीं हर जगह एड्स हैं। तो एडवर्टीजमेंट में इन्हें बहुत ज़्यादा खर्चा करा है जिससे इनकी ब्रांड वैल्यू बढ़े ऑफ कोर्स। तो ओवर द टाइम ये हो सकता है रेवेन्यू बढ़ता रहे बट एडवर्टीजमेंट कॉस्ट सेम रहे। तो एज अ परसेंट ऑफ रेवेन्यू इनका एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कम होता रहेगा, क्योंकि सपोज करो रेवेन्यू 100 रुपये से 150 रुपये हो गया बट एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 20 रुपये से 25 रुपये हुआ। तो इसका मतलब रेवेन्यू ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कम तेज़ी से बढ़ रहा है, उसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी वापस और जनरेट हो सकती है ओवर द लॉन्ग टर्म। तो ये अगेन पॉइंट ट्रैक करने के लिए है कि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इनकी कितनी फास्ट बढ़ रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और दूसरा इनका मेजर एक्सपेंस है आउटसोर्सिंग कॉस्ट। अब मैं ये पढ़ के काफ़ी शॉक था क्योंकि ऐसा कॉस्ट मैंने आज तक देखा नहीं, बट थोड़ा सा और डिग डीप करा और सर्च करा इनकी DRHP में तो पता चला आउटसोर्सिंग कॉस्ट इनकी वो वाली कॉस्ट है जो ये डिलीवरी पार्टनर्स को पे करते हैं। थोड़ी एक्स्ट्रा फीस, जो भी एक्स्ट्रा फीस वो डिलीवरी पार्टनर को देते हैं वो भी इसके अंदर आती है। एक तो ये है आउटसोर्सिंग कॉस्ट के अंदर, और दूसरा इनका आउटसोर्सिंग कॉस्ट क्या होता है, वो होता है कॉल सेंटर्स। तो 2018 के बाद जोमेटो एक्चुअली अच्छे से बढ़ने लगा था, जोमेटो की पहचान हुई थी और लोग ऑर्डर करने लगे थे जोमेटो को यूज़ करके। उसके वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा पब्लिसिटी करनी थी अच्छे से ज़्यादा, इस उसकी वजह से इन्हें बहुत सारे कॉल सेंटर्स इंस्टॉल करे उसके बाद। इसलिए हम देखते हैं 2018 से 2019 में अचानक से बहुत बड़ा जंप आता है आउटसोर्सिंग कॉस्ट के अंदर। तो ये एक मेजर एक्सपेंस है इस कंपनी का। अब बात ये है, अगर ये इतना बड़ा एक्सपेंस है ये कैसे कंट्रोल करेंगे। अब लास्ट अगर हम 2021 में देखें तो इन्हें आउटसोर्सिंग कॉस्ट कंसिडरेबली कम करा है अचानक से, बट अगेन वो कोविड थोड़ा रीज़न है और मतलब बहुत ही इनकन्सिस्टेंट वाली चीज़ है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो वैसे बढ़ रहा था बट अचानक से डिप दिखा है। तो ये वाला पॉइंट अगेन ट्रैक करने के लिए कि इनका आउटसोर्सिंग कॉस्ट कितना रहता है, क्योंकि अगर इनका रेवेन्यू के साथ आउटसोर्सिंग कॉस्ट बढ़ रहा है तो ये कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बहुत ही मुश्किल से कभी जा सकती है, अगर गई भी तो बहुत ही कम प्रॉफिट मार्जिन होगा इस कंपनी में। इसलिए आउटसोर्सिंग कॉस्ट अगेन एक ऐसा कॉस्ट है जो ट्रैक करते रहना पड़ेगा, तब जाके हमें पता चलेगा ये कंपनी सही में लॉन्ग टर्म में अच्छी है या नहीं। तो ये एक मेन पॉइंट था। बट आपको एक बात बताओ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, कंपनी अभी लॉसेज में है, उसके वजह से कंपनी को फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है। वो पता है कैसे? कंपनी ने अगर प्रॉफिट भी बनाया तो भी उसको कम टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि अगर एक कंपनी ने लॉसेस कमाए किसी साल में, वो अपने लॉसेस नेक्स्ट कुछ सालों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सपोज करो अभी कंपनी ने -100 रुपीज़ लॉसेस कमाए और नेक्स्ट ईयर 100 रुपीज़ प्रॉफिट कमाया, तो कंपनी क्या कहेगी, मैंने लास्ट ईयर 100 रुपीज़ का लॉस था वो मैं 100 रुपीज़ के प्रॉफिट के साथ मिला देती हूँ, यानी 0 रुपये प्रॉफिट हो गया मेरा, और उसकी वजह से वो टैक्स 1 भी रुपया नहीं देगी, इनकम टैक्स। और दूसरे अलग अलग टैक्स भी होते हैं वो उनको देना पड़ेगा, बट इनकम टैक्स उनको 0 देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत एडवांटेज की तरह प्ले कर सकता है इस कंपनी के लिए ये लॉसेज, क्योंकि ये काफ़ी सालों से लॉसेज इंकर कर रहे हैं, और अगर ये आगे प्रॉफिट इंकर करा इन्हें तो इनको एक टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, जिसकी वजह से अगेन इनका प्रॉफिट मार्जिन एक्सपैंड हो जाएगा। तो ये भी एक देखने वाली बात है। फिर उसके बाद आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग वाले पार्ट में आए तो वो है ट्रैकिंग पॉइंट्स क्या हैं इस कंपनी के। मैंने पूरे वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ छोटे मोटे ट्रैकिंग पॉइंट्स डिस्कस करे, उसको अगर समराइज करें प्लस और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर देखें तो वो क्या क्या है वो समझते हैं। सबसे पहली बात, एक कंपनी के लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इस कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज नहीं करना, इस कंपनी को ग्रोथ पोटेंशियल और कैसे वो फ्यूचर में जाएगी उसके बेसिस पे एनालाइज करना है। एटलीस्ट मैं इस वीडियो में उसी बेसिस पे एनालाइज कर रहा हूँ। तो अगर हम देखें एक कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, मेरे हिसाब से उस कंपनी का मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि अगर कंपनी के पास प्रॉफिट है, सब है, बहुत पैसा मिला है जोमेटो को, बहुत फंडिंग से पैसा मिला है, बट अगर उसकी मैनेजमेंट को, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ढंग से पैसा यूज़ नहीं करना आता, वो पैसा खाते हैं खुद के लिए, खुद के प्रॉफिट के लिए खाते हैं, तो ये एक कंसर्निंग साइन बन जाता है। तो
कंपनी कितने भी अच्छे इंडस्ट्री में हो, कितने भी ये अच्छे फाइनेंशियल्स हो कंपनी के, सब कुछ इनके फेवर में हो, बट कंपनी एक प्रॉफिटेबल रास्ते पे नहीं जाएगी, एक ग्रोथ के रास्ते पे नहीं जाएगी अगर उनका मैनेजमेंट कमज़ोर है। तो यहाँ पर देखने वाली बात है। तो अगर हम टॉप मैनेजमेंट की सबसे पहले बात करें, तो टॉप मैनेजमेंट तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगता है, इन सबका एक्सपीरियंस भी है, बैकग्राउंड है अच्छी अच्छी चीज़ों में, तो वो एक कंसर्न नहीं है। पर इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जाके देखें तो सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में काफ़ी सारे रिनोन्ड लोग दिखते हैं। जैसे एक तो संजीव बिखचंदानी, फिर इनके फाउंडर ऑफ कोर्स बोर्ड में हैं ही, और फिर कुछ कुछ एक्स फेसबुक वाले लोग, और भी कुछ ना कुछ स्टार्टअप के फाउंडर्स वगैरह हैं इस बोर्ड पे, जो काफ़ी अच्छा पॉइंट बन जाता है। एक अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। बोर्ड का मेनली यही फंक्शन होता है। क्या होता है कि मैनेजमेंट टीम सिर्फ अपने एक कंपनी के डोमेन में ही रहती है, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाहर किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी कुछ और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं उनको एज अ कंज्यूमर, तो वो अपने इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं इस कंपनी को, और वो होते भी इतने एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, इतने नॉलेजेबल आदमी हैं, वो काफ़ी अच्छे से हेल्प करता है कंपनी को ग्रो करने में। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसलिए काफ़ी अच्छा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर एक कंसर्निंग साइन मुझे क्या लगा वो ये था, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक बैडमिंटन प्लेयर है। मेरा क्वेश्चन बस ये है कि एक बैडमिंटन प्लेयर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाली जगह क्या कर रही है, जहाँ पर बिजनेस रिलेटेड सब कुछ चीज़ें हैं। अगर बिजनेस में उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो हाउ विल शी ऐड वैल्यू टू द कंपनी इन द लॉन्ग रन। वो मेरा एक बहुत बड़ा कंसर्निंग साइन है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इन्होंने एक बैडमिंटन प्लेयर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्यों रखा। क्योंकि जब मैं सर्च करने लगा अपूर्वा के बारे में, आई थिंक उनका नाम अपूर्वा ही था, हाँ सॉरी अपर्णा नाम है। तो अपर्णा का जब मैंने हिस्ट्री देखी तो एज सच कोई बिजनेस रिलेटेड कुछ काम नहीं दिखा ना, उन्होंने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स मुझे दिखी जो उन्होंने ऐसे कुछ करी हो, या फिर किसी और कंपनी के साथ इन्वॉल्व हो। वो डेफिनेटली एक स्पोर्ट्स फेडरेशन या बैडमिंटन फेडरेशन के साथ इन्वॉल्व थी, बट वो भी अगेन उनकी ही फील्ड का कुछ है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट का यही रास्ता होता है, मैनेजमेंट का पॉइंट ही यही होता है ना, स्पेशली एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप में, कि लॉन्ग टर्म में वो कैसे लेके जाएंगे, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी लाएंगे, कैसे रेवेन्यू लाएंगे, कैसे कैश फ्लोज लाएंगे। वहाँ पर व्हाट इज़ अ बैडमिंटन प्लेयर डूइंग। बट उसके बाद भी अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री में हमने जैसे बात करी अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, बहुत ग्रोथ है, बहुत गैप है एक्सपैंड करने के लिए, बहुत अंडरपेनिट्रेटेड है हर एस्पेक्ट में। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में स्विगी है साथ में, मेनली इनका कॉम्पिटिटर, स्विगी और जोमेटो मेन कॉम्पिटिटर्स हैं। तो इनके बीच में एक वॉर चलती रहती है डिस्काउंट्स देने की। अब जब भी आप जाओगे, आप कोई फूड ऑर्डर करना है, तो आप सबसे पहले जाओगे, आप देखोगे कि ज़्यादा सस्ता खाना कहाँ मिल रहा है, स्विगी पे मिल रहा है या जोमेटो पे मिल रहा है। आप जब भी अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हो, जब भी आपको कोई फ़ोन ऑर्डर करना होता है, तो आप देखते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, हर जगह जाके देखते हो सबसे सस्ता कहाँ मिल रहा है, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट्स कहाँ मिल रहा है। उसकी वजह से ऐसे टाइप के बिजनेस मॉडल्स हमेशा ज़्यादातर लॉसेस में रहते हैं। और ये प्रूव भी हो जाता है अगर हम इंटरनेशनल कंपनीज़ का डेटा देखें, तो इंटरनेशनल कंपनीज ऑलमोस्ट हर इंटरनेशनल कंपनी लॉसेस में गई है, और वो काफ़ी पहले से एस्टैब्लिश्ड है। जोमेटो से भी इनका आईपीओ भी काफ़ी पहले आ गया था, यानी वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ अभी भी मूव नहीं कर पा रही हैं। तो ये एक कंसर्निंग साइन रहता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस्ड मार्केट में है और इंडिया उसी मार्केट की तरफ एक तरीके से बढ़ रहा है। तो अगेन वो एक रिस्क प्ले आउट कर जाता है कि ये भी कंपनी जा पाएगी प्रॉफिटेबिलिटी के तरफ या नहीं। इसलिए मेरा लास्ट ट्रैकिंग पॉइंट आता है, वो है इनका हाइपर प्योर वाला बिजनेस, और साथ ही साथ एडवर्टीजमेंट और आउटसोर्सिंग कॉस्ट को कैसे ये बचा रहे हैं। तो हाइपर प्योर वाले बिजनेस, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया, ये अगर हाइपर प्योर वाले बिजनेस को 4% से 20% तक ले गए, तो इसका मतलब हाइपर प्योर वाला बिजनेस काफ़ी इफेक्ट डाल रहा है इनके रेवेन्यू स्ट्रीम पर, काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका, और उसके वजह से ये कंपनी ग्रो कर सकती है। क्योंकि मुझे लगता है कि हाइपर प्योर वाले बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, वो भी एक ट्रैक करने वाला पॉइंट है, साथ ही साथ वो भी साथ में इसलिए ट्रैक करना ज़रूरी है। तो इसलिए एक तो हाइपर प्योर वाला पॉइंट,
और दूसरा वाला पॉइंट आ जाता है आउटसोर्सिंग कॉस्ट और एडवर्टीजमेंट का। एडवर्टीजमेंट का परसेंटेज कम होते रहना चाहिए, जैसे इस ग्राफ में देखा ही था कि एडवर्टीजमेंट कम होते जा रहा है, बट उसका अगेन रीज़न थोड़ा कोविड भी हो सकता है, क्योंकि कोविड की वजह से इनने एडवर्टीजमेंट्स इतनी करी नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है इतना ज़्यादा। तो वो अगेन एक लॉन्ग टर्म में ट्रैक करने वाला पॉइंट है। और साथ ही साथ आउटसोर्सिंग कॉस्ट तो भाई साहब 76% थी कंपनी की, जो बहुत ही ज़्यादा है। मतलब आधे से ज़्यादा रेवेन्यू उनका वहीं पर जा रहा है। तो अगर उन्होंने थोड़ा सा वो भी कम कर लिया, वहाँ पर कंट्रोल ले आए, थोड़ा 30-40% तक भी ले आए, दैट वुड बी अ गुड पॉइंट इन द लॉन्ग रन। तो ये मेरे ओपिनियंस थे इस कंपनी के बारे में। अगर आप बात करो कि मैं इस कंपनी को ख़रीदना चाहता हूँ या नहीं, तो देखो पहली बात ये होती है, आईपीओ लिस्टिंग के लिए ख़रीदना एक अलग चीज़ है, और आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदना एक अलग बात है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी भी मुझे ट्रैक करना पड़ेगा इस कंपनी को, क्योंकि मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, स्पेशली इंटरनेशनल प्लेयर्स को देख के, ठीक है। और दूसरी बात आती है लिस्टिंग गेंस की। तो लिस्टिंग गेंस के लिए शायद मैं खरीद लूँ, बट वो डिपेंड करेगा सब्सक्रिप्शन रेट पे। तो जब भी इनका आईपीओ निकल रहा होगा, तब मैं एक नई वीडियो बना दूंगा जहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि मैं खरीद रहा हूँ या नहीं, सब्सक्रिप्शन रेट के बेसिस पे उनके। तो फिर आप मुझे बताओ, आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे या नहीं लगे? आप कुछ डिफरेंट ओपिनियन है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इस कंपनी को लेके, जो आप शेयर करना चाहते हो, तो आप कमेंट्स में वो बता सकते हो डेफिनेटली। और भाई, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, तो मैं मानता हूँ कि आपको अच्छी तो लगी ही होगी। तो आप लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ये हेल्प करता है और लोगों तक पहुँचने के लिए। और सब्सक्राइब तो कर ही देना अगर यहाँ तक पहुँच गए। तो फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, और आप पढ़ते रहना, इस कंपनी को ट्रैक करते रहना, और आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, सी या।